बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, दो बातें अहम हैं कि भारत ने जो ये चीन से भी और पाकिस्तान के साथ में भी जो एक किस्म का जो स्टैंड ऑफ था उसको ख़त्म किया है। उसकी वजह यह है कि वो टाइम गेन कर रहा है और क्वाड को जो है वो जो उनका क्वाड है, नया नोटो एशियन नेटो है, उसको जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए और मुकम्मल तैयारी ना हो जाए उस वक्त तक ये लोग ये खामोश रहना चाहते हैं। तो ये अब इसके बावजूद कश्मीर के अंदर उन्होंने, जब नरवाने ने ये बात कही है कि अब ये जब से हमारा ये वायदा हुआ है, अगर से ये वायदा तो बहुत पहले का हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम गोलियाँ चलती थी, लेकिन इसके बाद से, इस मायदे के बाद से ना पाकिस्तान की तरफ से गोली आई है, ना हमारी तरफ से कोई आई है, ना कोई आदमी इंट्रूडर आया है पाकिस्तान की तरफ से, ना कहीं और कोई बात हुई है। तो पाकिस्तान से यानी इस तरह से उस नरवाने ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की तरफ से वायदा हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि अब जो कश्मीर में जो मसला है उसमें 600 दिन हो गए हैं और 600 दिन से वो बंद हैं। अब ये तो बड़ा जुल्म है कि ये तो एक नफसियाती मसला पैदा खड़ा कर दिया है इस मोदी ने जी। अब मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो किसानों ने हड़ताल की है और वो ख़ुद जो है उनकी परवाही नहीं, उसको वो जाकर बांग्लादेश में बैठा हुआ है और बांग्लादेश में जो उसने तकरीर की है वो भी इतनी ख़तरनाक है कि जिसने जो खुला काम कह रहा है कि साहब मैं भी आपके साथ था, उस वक्त मैं तो 18-19 साल का था, लेकिन मैं भी आपके दिल में इधर भी दर्द था उधर भी दर्द था, जितनी तड़प इधर थी उतनी तड़प उधर थी। बताएं आप। नहीं, दर्द भी कहा उसने जी। तो फिर, लेकिन इसके साथ साथ में जो वहाँ पर मोदी के जो ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हुए हैं वो जो असल में बांग्लादेश या बंगाल का जो सियासी जो जहन है वो खुल के सामने आ गया है। उन्होंने मोदी के दौरे को मुस्तरद कर दिया है और उसको मोदी को आमद में उन्होंने जिस तरह से मुजाहरे किए हैं, खून रेज़ मुजाहरा किए हैं, जिससे कि ये जो हसीना वाजिद है ये बहुत परेशान हो गई है और इसके बुरे दिन आ गए हैं। इसलिए कि ये लोग जो हैं तलवन मिजाज हैं, जो बंगाली हैं, और ये फिर पीछा नहीं छोड़ते। अब इनको मालूम है कि ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, ये हमारे आदमियों को निकाल रहा है इंडिया से। वहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन कैंप बना रखे हैं कलकत्ता के अंदर, वो बाकायदा हमने फ़ोटो हमने दिखाए हैं लोगों को, तो उनको तो एक एक चीज़ का पता होगा क्योंकि तो पड़ोस में रहते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, और उनके कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर रिश्तेदार होते हैं आपस में। नहीं तो वो देख रहे होंगे ना कि क्या कर रहा है ये आदमी। अच्छा, हसीना वाजिद पर मतलब उनको शर्म आनी चाहिए। 7 बंदे अपने मार दिए मोदी के चक्कर में, अपने शहरी मारे ना मोदी के दौरे पर। लेकिन अब ये कि हसीना वाजिद तो वैसे भी देखा जाए तो उसने बहुत ज़्यादा, अगर आप इससे भी ज़्यादा की बात करें ना, आप हसीना वाजिद ने तो जमात इस्लामी के जो जितने नेक लोग थे जी, जितने बड़े लोग थे, जितने, यानी आप समझ लीजिए कि एक किस्म की करबला हुई है। ज़ाहिर है कि अब उसमें हज़रत इमाम हुसैन का रुतबे का तो कोई आदमी नहीं था, बिल्कुल, लेकिन आलमोस्ट इसे करबला जो काम इसने किया है, इस औरत ने जो काम किया है, उसने एक चुन चुन कर उन जमात इस्लामी के लोगों को मारा है, उनको अदालत से कराया। अदालत भी बिल्कुल मफलूज हैं, इनके इसके हुक्म किताबें हैं, उनको मार दिया है इन बेचारों को। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी कातिल औरत है ये, कि इसका यानी कि अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को जो है अगर वर्क करे तो फिर ये नहीं रह सकती है। वैसे ही होगा इनके साथ। हाँ, तो अब सवाल ये है कि जो उसमें जाकर मोदी ने जो तकरीर की है वो इंतहाई शर्मनाक है, जो कि अब ये खुलेआम आप तस्दीक कर रहे हैं कि भाई हम तो इसकी हिमायत करते हैं, हमने बांग्लादेश तोड़ा, हमने बांग्लादेश बनाया, तो फिर हम इसके बाद में क्या तवक्को रखते हो। लेकिन पाकिस्तानी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी स्टडी ये है कि हमें जो है मुकम्मल तौर पर एक सिचुएशन को कायम रखना है जी, और किसी तरह से भी हो हमें ये कोशिश करनी है कि अमन हो जाए, और अमन होने से हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो जाए। जंग हम नहीं चाहते, अगर जंग करते हैं तो वो जंग जो है वो फिर वो नुकसानदेह है और वो हम इसको
पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, इंडिया के लिए नुकसानदेह है, फिर आखिर में जाकर एटमी जंग होगी और कोई भी कुछ चीज़ नहीं बचेगी। बिल्कुल। तो अब ऐसी सूरत हाल में लेकिन ये थोड़ा इसको वाइंड अप कर लें। जो मोदी साहब का ढाका का दौरा था, अगर ये ना भी जाते तो हसीना वाजिद को क्या फ़र्क पड़ जाना था? उसको जाना इसलिए ज़रूरी था कि चीन ने उनको विन किया था, उनको चीन से वापस लेना था जी। और अब वहाँ उसको बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं इन्होंने चीनियों को। वो एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, जो आप चलाना चाहते हैं चला दीजिए, आप चला दीजिए। अभी चला देते हैं। हाँ, तो वो एक वीडियो क्लिप हमारे पास है कि जो वहाँ का पार्लियामेंटेरियन है वो कह रहा है कि आपने जो है बांग्लादेश को इतने पैसे दिए, फलाने को इतने पैसे दिए, फलाने को इतने पैसे दिए। क्लिप दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को, फिर आप इससे बात कर लीजिएगा। हाँ, दे दे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैचू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पे पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? तो आप देख लीजिए, इसमें वो जो आदमी बयान कर रहा है कि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने दिए हैं और पैसे में ये बिकी है ये औरत, और जो है लालची लोग हैं ये। और लेकिन इसके बावजूद भी जो गयूर इनके अंदर जो जज्बा हुर्रियत है बंगालियों में, वो भर के आ गया है। अब उसमें जोश जितना भी अभी ये होगा, उतना जोश इसमें बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें कि जो है मुस्लिम लीग का क़याम वहाँ हुआ, पहला कुरान मजीद का तर्जुमा वहाँ हुआ उर्दू में जी। और आप देखें तो मैं जब ऑल इंडिया यानी पाकिस्तान की बुनियाद ही ईस्ट पाकिस्तान का डिवीज़न था, यानी ईस्ट और वेस्ट बंगाल जब का डिवीज़न जो था, उसने हमें तक़वियत दी। और फिर हम जाकर मुस्लिम लीग ने जाकर वहाँ से जो वहाँ का वासराय था उससे मिले और मिल के कहा कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप ये जो आपने तकसीम की है इसको बरकरार रखें और हमें जो हमारे जो बल्दियाती इंतखाब में हमारा जो हिस्सा है मुसलमानों का वो आप दें, तो वो आप उस अलग सेपरेट इलेक्टोरेट कर दें। उन्होंने राज़ी हो गए और इनकी तहरीक नाकाम हो गई। इनकी तहरीक तो ये थी ना कि मैंने बाइकाट किया, इनका अंग्रेज़ों को जलाओ घिराव की तहरीक थी, वो तहरीक को नाकाम कर दिया मुसलमानों ने। पहली मरतबा जैसे ही ये हुआ वाक़या, वैसे ही मुसलमानों ने आगा खां की सरबराही में कुछ 100 से ज़्यादा आदमी जाके मिले थे। वो उसके एक ज़माने में हम नाम भी बता चुके हैं सबके, वो एक प्रोग्राम में, तो वो उन्होंने जाके कहा कि हम आपके साथ हैं। तमाम नवाबीन थे, तमाम जो है साफ़ी थे, सब लोग गए और उन्होंने कहा था हम आपका साथ देंगे और आपको। तो वो जो इनाद था बरतानिया का हमारे साथ कि हमने हुक्मरानी इनसे छीनी है तो ये हमारे ख़िलाफ़ होंगे, वो इनाद हमने ख़त्म कर दिया उस वक्त जिस वक्त कि जब ये बंगाल की तकसीम का मामला हुआ, ईस्ट और वेस्ट। हाँ, वेस्ट का। तो फिर जब हुआ तो उस पर ये इनको बड़ा फिर नुकसान हो गया। वहाँ से डिवीज़न हो गया पाकिस्तान बनने का। और इस लिहाज से अगर आप देखें
तो और बंगालियों की ये खूबी है कि वो शुरू से ही बहुत जज्बाती हैं। जब हम लोग स्टूडेंट लीडर होते थे तो कोई भी चीज़ हो जाए, जैसे कराची में कोई वाक़या हो गया, यानी किसी ने किसी को मार दिया, पुलिस ने मार दिया, तो हंगामे शुरू हो जाते बंगाल में कि साहब हम क्यों किया, मतलब रद्द-ए-अमल आता था। और यही तो इंसानियत है कि कहीं पहले गलत हुआ बंगाल है। उठता था, फिर कराची उठता था, फिर लाहौर, 6 महीने बाद लाहौर उठता था। जी, पहिया जाम की जो सूरत-ए-हाल है ना, वो भी काफ़ी गंभीर हो गई है भारत में। किसानों के जो गंभीर पहिया होती जाम है, तो अब मोदी क्यों जाता है बांग्लादेश? वो तो बेहिस है ना, मतलब उनको फिक्र ही कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल उनके लिए परेशानी बढ़ रही है। हाँ, परेशानी बढ़ी, यूँ कह सकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो उससे बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये पहिया जाम वाली सूरत-ए-हाल जो है, किसान, आप जो मुझे बार बार ये कहते थे कि ये लोग कोई अपनी कार्रवाई नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ तहरीकें वही कामयाब होती हैं जिसमें तशद्दुद नहीं हो। जी, और तशद्दुद ना हो तो फिर उसकी तहरीकों की जो पजीराई है जो आम के अंदर बढ़ती चली जाती है। तो ये इनकी पजीराई बढ़ रही है पूरे मुल्क के अंदर, और ये मोदी जो है वो उसको जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि इसके मसला ये है कि इसने जो अपने आदमी हैं, जो जिन्होंने इसको जिताया है, जो मालदार लोग हैं, जी, अंबानी, फलाना ढमकाना, तो वो उनको इसने दे दिए हैं। उन्होंने बड़े बड़े सिलोज बना लिए हैं, बहुत बड़े बड़े उन्हें मरकज़ बना लिए हैं, ताकि वहाँ गेहूँ को सस्ता गेहूँ ख़रीदेंगे और महंगा बेचेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। वो किसानों को कबूल नहीं है। किसानों की, यानी एक किस्म की आप यूँ समझ लीजिए कि सिखों की और किसानों की कमर में इन्होंने छुरा घोंपा है। और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी मोदी जो है वो ये जो सिख जो हैं वो बिल्कुल दब जाएं। सिख असल बेसिक तो प्रोग्राम उनका सिखों का है जी, लेकिन आगे सारे किसान हैं इसके अंदर। तो किसान की तादाद तो बहुत ज़्यादा है पूरे इंडिया में। अब जो वहाँ पर जो हुई है तो उसे परवाही नहीं है, वो चला गया बांग्लादेश ये दिखाने के लिए कि मुझे परवाही नहीं है, आप जो कुछ भी करते रहो। तो आप बजा फरमा रहे हैं कि जब तक कि आप उसमें कोई, अब वक्त आ गया है कि उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़नी चाहिए जी, ताकि वो आपकी सुनवाई करें। नहीं तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम। एक्टिविटी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप आग जलाओ फलाओ, ये किस तरह की हम नहीं कहना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आपके उसमें कोई मार्च हो, कोई आदमी, कोई ब्लॉकेज हो, कोई वैसा काम होना चाहिए जिसकी वजह से जिससे हुकूमत को तकलीफ हो, हाँ। उनको टेंशन हो। लेकिन ये नज़र नहीं आया अभी तक। अब आ जाए अगले मौजू पे, अफगानिस्तान के। जी, अफगानिस्तान में सीनियर साफ़ी और तजज़ियेकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये रहीमुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर मोहतरम, आप देख लें कि अफगानिस्तान का मसला फिर फंस गया और जो बाइडन करने कोई आखिरी तारीख देने को तैयार नहीं है। वो इंडिया को इसमें शामिल करना चाहता है और अब आपका तबसरा चाहिए। देखिए, वो तो शुरू से लग रहा था कि जो बाइडन नहीं चाहेंगे कि वो ट्रम्प की पॉलिसी को अपनाएं, क्योंकि वो ज़रा उनसे मुख्तलिफ नज़र आना चाहते हैं। और उन्होंने पहले भी कुछ फैसले किए, आपने देखा जो ट्रम्प के फैसलों को उन्होंने वापस लिया। वो क्लाइमेट चेंज के जो मुआहदा है पेरिस का, उसमें शामिल हो गए। और इस तरह बाकी भी काफ़ी वो चाहते हैं ईरान से भी बात करें। तो ये अफगानिस्तान के हवाले से देखें, बाइडन ने कहा कि ये सही तरीके से मुज़ाकरात। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जिसने मुज़ाकरात की सरबराही की थी ज़ल्मे खलीलजाद, उसी को फिर उस ओहदे पे रखा है। यानी अगर मुज़ाकरात सही नहीं किए तो इसलिए सही नहीं किए, या फिर जो आपके बाकी हुकूमत के लोग थे। तो मेरे ख्याल में इनको ये मसला है कि उन्होंने कहा था कि कुड हैपन बट इट इज़ वेरी टफ। यानी फौज को निकाल सकते हैं यकम मई तक, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो वो मुश्किल वाली बात मेरे ख्याल में सही है। और ये चाहते हैं कि मज़ीद कुछ अर्सा रहें, कुछ महीने कम अज़ कम रहें, और फिर से तालिबान का क्या रद्दमल होगा? वो तो कह रहे हैं यकम मई से जंग शुरू कर देंगे।
तालिबान भी जाहिर है फिर कुछ रियायतें मांगेंगे, ऐसे तो वो नहीं मानेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम फिर से इनके ऊपर हमले शुरू कर देंगे। देखिए पिछले कोई 12-13 महीने से कोई अमेरिका की फौज या नेटो की फौज के ऊपर हमला नहीं हुआ, एक भी गैर मुल्की फौजी नहीं मारा गया। तो तालिबान ने तो मुआहदे के ऊपर अमल दरामद किया है, अमेरिका पीछे हट रहा है। जो उसकी एक पुरानी आदत है, ईरान से मुआहदा हुआ था एटमी प्रोग्राम का, उससे पीछे हट गया। बाकी जिन्होंने बहुत मुआहदे किए, ये बिल्कुल नाकाबिल एतबार। हालांकि ये बड़े ट्रम्प दलील लोग से हैं मुआहदा भाई, नहीं हुआ, अगर ये देखा अमेरिका जाए से तो हुआ था। और ये बाइडेन जो है वो शैतान लोग अमेरिका हैं, के इविल्स सदर हैं। है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में आइंदा अगर कोई मुआहदा करेगा अमेरिका से तो बड़े मोहतात तरीके से करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नाकाबिल एतबार है। अच्छा, अब ये अशरफ गनी के अलावा ये भारत की जो शराकत है, ये तो एक बहुत ख़तरनाक अमल नहीं है कि भारत को इसमें शामिल कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर? अच्छा, वो उसकी देखिए पाकिस्तान ने मुखालफत तो की है, लेकिन उसका एक और पहलू भी है। भारत अगर बाहर रहेगा, ये जो UN के तहत एक वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ईरान को भी बुलाया गया पहली बार। पहले कभी अमेरिका ने ईरान को नहीं बुलाया। तो वो भारत को बुलाने से कम ये होगा कि उसका जो एक मंत्री किरदार है, स्पॉइलर का रोल है, तो वो उसमें रुकावट पैदा होगी। क्योंकि यहाँ पे इज्तिमाई फैसले होंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, भारत भी होगा, ईरान भी होगा, और फिर ये है कि ये एक किस्म का इनको मस्बत रोल अदा करना पड़ेगा अमन के लिए अफगानिस्तान में, वरना ये शरारत करेंगे। तो इसका ये एक पहलू भी है। लेकिन ये है कि भारत ज़ाहिर अमेरिका के करीब है, अमेरिका चाहता है कि भारत को वो आगे बढ़ाए। ये मेजर पार्टनर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है लॉर्ड आस्टन जो है। वो मसला तो है, लेकिन ये है कि भारत कोई बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकता। वो अफगानिस्तान का हमसाया नहीं है, और अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत वो उसकी दोस्त है, लेकिन ये हुकूमत तो जाने वाली है। अगर अमन मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। और जिस तरह खुद बाइडेन की हुकूमत की तजावीज़ में लिखा है कि एक बुरी हुकूमत कायम होगी, और फिर वो आगे जाकर आइन में तरामीम करेगी, जंगबंदी के बात करेगी, और फिर इंतखाबात करवाएगी। तो वो भारत ज़ाहिर है कोशिश करेगा कि ये सब गनी रहे, यही हुकूमत रहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसके अगर बुरी हुकूमत नहीं बनती, लेकिन आपके ख्याल में अमेरिका निकलेगा आखिर? यानी मुझे तो नहीं लगता कि निकलेगा। अमेरिका अफगानिस्तान से देखें, वो तो निकलेगा ज़रूर। अलबत्ता ये है कि वो चाहता है कि एक फौजी अड्डा या कम से कम बागराम का फौजी अड्डा, या एक और कंदहार का, या फिर शिंडन जो ईरान की बॉर्डर के ऊपर है उसको रखे, कुछ फौज रखे इस बहाने से कि ये दाइश के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ जंग करेंगे। हालांकि वो कोई इतना बड़ा खतरा भी नहीं है, और तालिबान कह रहे हैं कि हम इनसे निपट लेंगे। जो हमारे जेर कब्जा इलाका है वहाँ से कोई हम अमेरिका उसके इत्तेहादियों के ऊपर हमला नहीं होने देंगे। लेकिन अमेरिका मेरे ख्याल में बाइडेन नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन से फिर कोई अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के ऊपर हमला हो जाए। तो वो हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पर कुछ चाहेंगे कि कुछ फौज वहाँ पे रखें, लेकिन ये तालिबान की मर्जी से होगा, बातचीत के जरिए होगा। अगर ये एक तरफा फैसला करेंगे तो तालिबान उसको नहीं मानेंगे। नहीं तो अभी तो वो कह रहे थे ना, उन्होंने कि यकम मई दी था कि यकम मई से हम माहदे को समझेंगे, तोड़ दिया आपने। तो अब ये कह रहा है कि हम यकम मई को नहीं निकल सकते हैं। तालिबान तो कह रहे हैं कि अगर आप यकम मई को नहीं निकलेंगे तो आपने वायदे को तोड़ दिया, खिलाफ वर्जी की, और फिर हम अब बजाने वो होंगे कि हम अपना जिहाद फिर से शुरू करें। और देखें, अमेरिका को बड़ी सहूलत मिली थी। ये मैंने कहा ना कि फरवरी 2020 के बाद कोई हमला अमेरिका की फौज के ऊपर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये बात भी गलत है कि ये लोग कहते हैं, मानता भी है, ये कहते हैं कि कोई वहाँ पर 5-6 हज़ार फौजी हैं, नहीं है, 36,000 फौजी है वहाँ पर इंडिया अमेरिका के। देखा ये कि अमेरिका ने झूठ बोला था कि 2,500 रह गए हैं, और ट्रंप ने अपने सदारत के आखिरी हफ्ते में फौज की कमी की थी। अभी अमेरिकी मीडिया कह रहा है, और वो ऑफिसर्स को कोट कर रहा है कि जी 3,500 अमेरिकी फौज है,
इसके अलावा कुछ 10,000 जो है वो बाकी नेटो मेंबर ममालिक के फौजी हैं, और 20,000 से ज्यादा जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं हाँ, वो जो पैसे के लिए लड़ते हैं, फौजी समझ लें, वो उन्होंने अफ्रीकी ममालिक, गरीब ममालिक से और नेपाल के जो गोरखा फौजी हैं उनको भर्ती किया हुआ है अपनी हिफाजत के लिए, ताकि उनके जो बेसिस हैं उनकी हिफाजत करें, जो उनके सप्लाई के रास्ते हैं, सप्लाई रूट है, उनको हिफाजत करें। तो ये उसके अलावा है, तो ये काफी फौजी हैं अफगानिस्तान में। और मुआवजे में ये लिखा हुआ है, तो दोहा माहिदा हुआ था, उसमें यह है कि सारे गैर मुल्कियों को निकलना होगा। हाँ, तो फिर अभी तो आप क्या, आपकी वास्तविक राय ये है कि तो फिर कोई तो डेट देना कि साहब अभी हम नहीं कर सकते, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। अगर आप 1 मई को नहीं कर सकते तो 1 अगस्त को निकल जाए, तो कोई डेट तो देना। हो रही है ना, वो जो रूस के खुसूसी नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, जमीर काबलोफ, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी अब मॉस्को में, जिसमें सिर्फ 4 मुल्कों को दावत दी गई थी। रूस के अलावा चीन था, पाकिस्तान था और अमेरिका। तो उसमें जमीर काबलोफ ने कहा कि मेरा अंदाजा ये है, जो मेरी बातचीत हुई है, कुछ महीने अमेरिकी फौजी चाहेंगे कि वो अफगानिस्तान में रहें, कुछ महीने, उन्होंने ये कहा। और ये भी कहा कि तालिबान जो है वो अभी भी ये इसरार कर रहे हैं कि अमारत इस्लामी, इस्लामिक एमिरेट, कोई हम नाम जो है उसको हम रखेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इतनी आसानी से जंगबंदी नहीं करेंगे जब तक हमारे कुछ मुतालबात नहीं माने जाएंगे। तो अभी हालात कुछ इस तरह बन रहे हैं कि जो अमेरिका की नई तजावीज़ हैं, मेरे ख्याल में इनको जो है तालिबान को कोई ना कोई जो है अपना एक दिखाना पड़ेगा स्टाइल। कोई 1 मई के बाद में 2-4 आदमी को मेरे ख्याल में वो लोग अपने एक्शन लेंगे। क्या ख्याल है? वो जो भी करे, लेकिन देखें ना जी, वो तो 20 साल से वो जंग कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, 1.5 लाख फौज थी, हर तरह के वसाइल थे, हर तरह की तैयारी थे, वो नहीं कर सके, फौजी नहीं निकाल सके। तालिबान कोई उनसे डरने वाले नहीं है, तालिबान कह रहे हैं कि हम फिर मुकाबला करेंगे, वो कर रहे हैं। अल्लाह बस बहुत अच्छा। अमेरिका को एहसास होना चाहिए इसका फौजी हल नहीं है, सियासी मुआवजा किया है, उसके ऊपर अमल दरामद करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, असल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे अगले मौजू पे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये पेट्रोलियम बहरान की जो रिपोर्ट आई ना, उसके नतीजे में देखिए ना कि एक नालायक लोगों को लगा दिया इन्होंने। नहीं, लगाने वाला भी नालायक होता है फिर, तो वो भाई वो तो ठीक है, वो क्या कर रहा है? अगर एक्शन ले ले तो नालायक तो ये बिल्कुल है, इस लिहाज से कि जितने भी इसके बाद आदमी हैं कोई भी काबिल आदमी नहीं है। आटा चीनी बुरहान पे रिपोर्ट आई, देखिए आटा चीनी से लेकर हर चीज़ पर इन्होंने जो है अपना जो हालत किया है इस मुल्क का, वो तोबा तोबा, किस तरह से यहाँ पाकिस्तानियों को इसने तबाह बर्बाद कर डाला है इमरान खान ने। और अब जो है वक्ती तौर पर तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है पीडीएम पर, क्योंकि पीडीएम जो है बेवकूफ़ी ये कर गई है। उन्होंने नहीं किया, वो पीपल्स पार्टी का काम है। नहीं, इमरान खान का इसमें कोई किरदार नहीं। आप समझो भाई, जो वो पीपल पार्टी का भी काम नहीं है जी, वो जिनका काम है उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। और जब आप गलत बात करें क्यों करते हैं? चले ठीक है, तो अब बात ये नहीं है, बात ये है कि वो ठीक है, दे डिड वेरी वेल, हम उनको कांग्रेचुलेट करते हैं कि आपने जो पाकिस्तान में एक हंगामा राई करने की एक ऐसी बेवकूफ़ लड़की जिसकी तमीज़ नहीं है उसको बात करने की, अभी ऐसा माहौल नहीं है कि उस पर हंगामा राई की जाए, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, उसको आपने किस तरह से सब्साइड किया है। और जो है झंडा जो है पीपल पार्टी का लहरा रहा है, और आप जो है वो सिर्फ पीछे तमाशा देख रहे हैं। तो अब सूरत हाल, ये इस सूरत हाल में हम क्या कह सकते हैं आपको कि किस तरह की सियासत इसको कहते हैं। आपकी जैसे जब आपकी बेइज्जती करी, आपके जो अवान साहब कहते हैं कि मैं बड़ा अवान हूँ, वो सफदर साहब, जी जी जी, मैं बदला लूँगा। अबे भाई, बदला तो तू पीपल पार्टी से लेना, कि जिसने ये मौका फराहम किया, जो सूरत हाल पैदा की, और फिर उसके बाद में उन्होंने डबल गेम किया
क्या आईजी से कहा कि साहब हम आप अपने 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 टेलीफोन बंद कर दें, तो उसने बंद कर दिए और तो फिर बाद में ये उठा के ले गए उनको। तो मैं मतलब ये कहने का है कि वो इनको भी रुसवा कर दिया, उनको भी रुसवा कर दिया। फिर इसके बाद में चीफ ऑफ आर्मी साहब को बोलना पड़ा, यहाँ से डीजी रेंजर्स को हटाना पड़ा, बड़ी लंबी कहानी। लेकिन ये कि बेसिकली पीडीएम का शिराजा बिखर गया है और मरियम नहीं बिखरा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे कि मिलजुल के रहें, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। मैंने देखे पीपल्स पार्टी, पीपल पार्टी, जरदारी साहब जी, जरदारी बड़ा बेहतरीन प्लेयर है। अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम बहरान वाली। सासद उमर साहब फरमा रहे हैं कि इसमें नदीम बाबर साहब का इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बदउनवान है, नहीं, वो तो पारसा मुत्तकी परहेजगार आदमी है। नहीं, अब ये सारे बेईमान लोग हैं। नदीम बाबर और जो सेक्रेटरी को उन्होंने तब्दील किया है, सेक्रेटरी को उसको कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करो जी, बगैर सेक्रेटरी के नहीं हो सकता है। बाबर अवान और ये दोनों जिम्मेदार थे, उसको उन्होंने हटा दिया, बाबर अवान को खारिज कर दिया। नदीम बाबर साहब, नदीम बाबर को निकाल दिया जी, और वो सेक्रेटरी जो था पेट्रोलियम का उसको भेज दिया डिवीजन में ओएसडी बनाकर जी। तो वो ठीक किया, मतलब उसके बाद में, बल्कि ये नहीं, ये काम नहीं ठीक नहीं हुआ। अभी भी आप इनको नहीं छोड़े कि जिन लोगों ने ये गद्दारी की है, पाकिस्तानी को लूटा है, इनको आप मेहरबानी करके कम से कम इस बाबर को, नदीम बाबर को जो है, आप इसको पर कुछ सख्त कार्रवाई करें। और वो आटा चीनी चोर जो बैठे हैं साथ, वो भी बराबर बैठे हैं। उसने ये बात इमरान ने कही है कि अब पनिशमेंट का दौर शुरू हो गया है और हम सब आटा चीनी वालों को भी करेंगे। और वो पैसे जो बरामद करवाए, जो अरबों रुपए लोगों ने निकलवा लिए हमसे, आवाम से, नहीं तो वो अब बरामद तो करा के आवाम को नहीं देंगे ना, अभी तो कैसे पता, लेकिन ये कि बरामद करके खजाने में दाखिल, खजाने में जमा करा दें। चलिए, आवाम तो बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा मेरे साहब, कोरोना की लहर बढ़ रही है, लेकिन वजीर आजम की गैर संजीदगी देखें, कमरे में इजलास बुला रहे हैं, अगरचे दूर दूर लोग बैठे थे, वो अगर इजलास ज़रूरी था तो लॉन में कर लेते, आप अपने कंप्यूटर अपने आगे लैपटॉप रखते, आप अपने इजलास कर लेते, वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस जी, कोई मसला ही नहीं था आपको। लेकिन बहरहाल आप इनको तो हो गया, अभी तो ठीक हो गए मेरे ख्याल में, तो बेहतर हो रहा है, लेकिन फाइनली रिपोर्ट आएगी तो तब जाके मामूलात आएंगे ना, मामूल पे। हाँ, तो लेकिन अब ये है कि कोरोना की लहर बड़ी शदीद हो गई है जैन साहब, इस वक्त जो है वो इंडिया उसमें पंजाब में ख़ुसूसन बहुत शदीद हो गई है, कराची में भी, सिंध में भी शदीद हुई है। कि मज़ारात में, यानी सिंध हुकूमत ने मज़ारात और दरगाहें बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। असल में उर्स आ रहा है अभी, लाल शहबाज कलंदर का। हाँ, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए कि वहाँ पर उसमें तो बहुत ज़्यादा करीब से लोग करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में अक़ीदत है लोगों की, हमारी भी अक़ीदत है बिल्कुल। तो अब 28 मार्च से बंद करने की मंजूरी दे दी गई है, तो 28 मार्च तो मैंने कल से जी। तो अब इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये एक हमने आपको बता दिया था, हमें आपको सारे लोगों को ये बात मुतादिद दफ़ा इसका जिक्र किया आपने। हाँ, तो ये कम से कम आपको ये हमें क्रेडिट देना चाहिए कि एक सख्त हमला और होगा आपके क्या नहीं, हमने कहा था कि ये आखिर में हम पर ही हमला होगा जी, क्योंकि हमसे यहाँ से सीपैक शुरू होता है जी। पहला उन्होंने महट किया इटली को, जहाँ टर्मिनेट होता था, आखिर में आपको कहा, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अभी आपके ऊपर अभी इससे भी शदीद आएगा, यकीन मान लीजिए, आप जो कुछ भी आप कर लें। बात ये है, अब आप लोगों को होशियार होना चाहिए और समझदार होना चाहिए कि ये काम नहीं करें और अब इंसान बने, एहतियात करें बस। जो जितनी कर सकते हैं उतनी एहतियात करें, जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ बताई गई है उस पर अमल करें। अच्छा जी, आप कहते हैं कि पीडीएम का शिराजा अभी तो नहीं बिखारना चाहते ये लोग, पीटीआई वाले, यानी जो ये पीपीपी वाले जो है वो पुचकार करके हर एक आदमी को घर बच्चा घर जाओ जी, बच्ची घर जाओ जी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भेज देंगे। मौलाना फजलमान एकदम चुप हो गए, इसलिए कि उन्हें कुछ उम्मीद हो गई है। कल वो जो परेड में भी शामिल थे 25 तारीख की, वो भी सियासी आदमी है ना, जज्बाती कम है, सियासी ज़्यादा है। तो और मरियम बीबी का मसला है कि वो जज्बाती ज़्यादा है, जज्बाती हैं, वो अपने बाप के लिए मरी जा रही हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, आपने किसी ने भी आज तक ये जंग नहीं जीती है एस्टेब्लिशमेंट से जंग करके, कभी कैसे जंग करेंगे? आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। भाई अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा पाकिस्तान की हिफाजत? बताइए आप, एक बात बताएं। नहीं, उनके सियासी इक़दामात पे इख्तलाफ होता है। नहीं, सियासी इक़दामात पे इख्तलाफ की बात नहीं है। सियासी इक़दामात की जो बात है, तो आपको ये करने देते हैं कि दोनों आदमी लूटते रहते हैं।
अभी क्या हो रहा है? आपका अभी भी लूट रहे हैं। जो कोई भी बात है तो अब इनके खिलाफ भी तो अब कार्रवाई करेंगे ना वो। अब ये तो नहीं हो सकता कि इनको छोड़ देंगे, लेकिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हर चीज़ हमारी मर्जी से चलेगी। हाँ, वो नहीं तो हो बादशाह सकता बनना ना। चाहता था नवाज जी। शरीफ, पागल आदमी, लोहार, अपने आप को बादशाह बनाना चाहता। तो अब लेकिन बहरहाल अब ये अगर जितनी बात खराब हो गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, अब नहीं, सही अभी कैसे ये लोग होगी? अभी बहुत पुचकारेंगे जैन, ये लोग घर चले जाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, कल नाश्ता तो करवाया था उन्होंने। ऐसे स्टाइल मारेंगे। अच्छा, ये सियासी लोग हैं। जैसा कल वो कह रहा था कि जो आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में जी जो गिलानी, तो भाई मैंने तो हमेशा लोगों की खिदमत की है, और मैं जब मुझे नाहल बनाया चीफ जस्टिस ने, उसके 2 हफ्ते बाद में उसकी बेटी की शादी थी, या कुछ दिनों बाद में शादी थी उसकी, तो मुझे दावत दी थी, मैं उसमें भी चला गया। तो ये सियासी लोगों का काम होता है। जी। ये सियासी लोग इस बात की परवाह नहीं करते मुझे नाहल किया कि क्या किया। तो फिर और इतना कंपोज था, गुफ्तगू जब कर रहा था। बिलावल साहब जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नहीं, वो गिलानी जो, गिलानी साहब जी, कल और वो कर रहे थे बिलावल भी कंपोज था। अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो हाँ, रही थी। बिलावल भी बड़ा कंपोज था जी और उसने यही कहा। अच्छा, उसने जो बात की है बिलावल साहब ने, वो बात ज़ाहिर है कि हम ये करना चाहते हैं कि वो जो ये मैंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया है इसको स्टेट बैंक के लिए, उसको हम रद्द करते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, उनका रद्दमल आया रजा बागर साहब का, कह रहे हैं कि जी ये होना जरूरी है, मुल्क के लिए बेहतर है। नहीं, बेहतर नहीं है हमारे लिए। मैं बताऊं मेरे साहब, देखिए इन दी एंड ये है कि इन सबको ना एक तरफ एक करके आखिरी बात रह गई है कि हमारे पास जी, एक तो कल भी 2 अफसोसनाक खबरें थी हैं। एक तो हमारा जो नवाए वक्त जो हमारा बहुत करीबी जी, है, उसके सुहैल अब्दुल नासिर जो है वो इंतकाल कर गए, और एक खातून है टेलीविज़न की, पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली खातून, खातून जी, वो भी इंतकाल कर गई है। अल्लाह हम दोनों से हम ताज़ियत करते हैं, दोनों के दुआ करते लवाकिन हैं कि से अल्लाह ताला ताज़ियत जी उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। जी, इलाही आमीन। जी, बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।